नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की गई है, लेकिन भारतीय संसद का अपना एक ओरिजिनल स्वरूप है। भारतीय संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। भारत में जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, संसद की जो शक्तियां हैं, उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारत के सामने दो उदाहरण थे। एक तरफ तो भारत के सामने ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था थी और दूसरी तरफ न्यायिक सर्वोच्चता। एक तरफ संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन के अंतर्गत, दूसरी तरफ अमेरिका की शासन व्यवस्था जो न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटेन की संसद के बारे में जैसे कि एडवर्ड कॉक ने ये कहा था कि ब्रिटेन की संसद की जो शक्ति है और वह अधिकार है वो इतना पूर्ण है कि उसे किसी भी प्रकार की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। इसी प्रकार अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका में संविधान वही है जो कि न्यायालय कहते हैं। भारत के समक्ष दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के उदाहरण थे। भारत के जो संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि भारत की संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन की तरफ रहे, लेकिन चूंकि भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया था, भारत के अंतर्गत लिखित संविधान था, तो इन्हीं सब कारणों से ये सोचा गया कि भारत के अंतर्गत जो समन्वयात्मक प्रणाली के अंतर्गत हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, तो उसी संदर्भ में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच के मार्ग का अनुसरण किया गया। जैसे दुर्गादास बसु ने भी ये कहा है कि भारतीय संविधान ने अद्भुत ढंग से संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच के मार्ग का अनुसरण किया है। इसी प्रकार दुर्गादास जो सुभाष कश्यप है, उन्होंने भी ये कहा था कि भारत के लिए सार्वभौम जो सत्ता है, प्रभु सत्ता है, वो संसद में निहित नहीं है, जनता में निहित है। भारत के अंतर्गत जो संप्रभुता है वो संसद में निहित नहीं, जनता में निहित है, और भारत ने संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता इन दोनों के बीच के मार्ग का अनुसरण किया है। भारत की संसद को हम संप्रभु संसद मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। भारत की संसद को हम संप्रभु संसद नहीं मान सकते हैं। ब्रिटेन के अंतर्गत यदि उसका उदाहरण हम देखें, ब्रिटेन के साथ यदि तुलना करें संसद की, तो ब्रिटेन के जो व्यवस्थाएं हैं, हालांकि ब्रिटेन में भी संसदात्मक व्यवस्था है, भारत में भी है, लेकिन ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, भारत की संसद सर्वोच्च या संप्रभु नहीं है, उसके ऊपर अनेक प्रकार की सीमाएं लगी हुई है। तो भारत की संसद को हम संप्रभु क्यों नहीं कह सकते, उसके कई कारण हैं, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारत की संसद जो चाहे वो नहीं कर सकती है, या उसकी सीमाओं, उसके ऊपर कुछ सीमाएं हैं, उसके कानूनों के ऊपर कुछ सीमाएं हैं। तो वो क्या सीमाएं हैं, इसके अंतर्गत पहला हम देख सकते हैं कि भारत में लिखित एवं कठोर संविधान को अपनाया गया है। जैसे अनुच्छेद 245(1) स्पष्ट रूप से ये घोषणा करता है कि व्यवस्थापन शक्ति या व्यवस्थापन संस्था अपना कार्य संविधान के अंतर्गत करेगी, यानी कि संसद अपना कार्य संविधान के अंतर्गत करेगी। भारत के अंतर्गत चूंकि लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे व्यापक संविधान, लिखित संविधान, बड़ा संविधान भारत का संविधान माना जाता है। तो भारत के लिखित संविधान होने के कारण संसद उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करती है जो कि संविधान के द्वारा उसे प्रदान की गई है। जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, और लिखित संविधान नहीं होने के कारण वहां की संसद जो चाहे उस कानून का निर्माण कर सकती है, उसे किसी भी प्रकार की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इसलिए भारत की संसद को संप्रभु संसद नहीं कह सकते, क्योंकि वो उन्हीं के अंतर्गत कानून निर्माण का कार्य करती है।
दूसरा, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो कठोर संविधान है। कठोर संविधान होने की संविधान जो है वो कठोर संविधान है। कठोर संविधान होने के कारण संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। भारतीय साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दोनों अलग अलग होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसका वर्णन 368 के अंतर्गत अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। लेकिन इंग्लैंड के अंतर्गत न तो संविधान लिखित है न संविधान का कठोर रूप है। इस कारण संसद संप्रभु है। कठोर संविधान होने के कारण संसद को संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है और कुछ अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए विशिष्ट बहुमत के साथ ही राज्यों के विधानमंडलों का जो बहुमत है, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक है, तब संविधान में संशोधन हो सकता है। तो कुछ विशेष अनुच्छेद में विशिष्ट बहुमत, फिर विशिष्ट बहुमत के साथ विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक होती है। इस कारण से भी संसद जो चाहे वो कानूनों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। इस कारण से उसे संप्रभु नहीं कह सकते। सेकंड, इसके अंतर्गत पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संविधान है वो सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है और इसके अंतर्गत न्यायालय ने केशवानंद भारती विवाद हो चाहे मिनर्वा मिल्स विवाद हो, इन विवादों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संसद मूल ढांचे में, संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। इसलिए संसद जो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, तो वो भी संसद की सर्वोच्चता के ऊपर, संप्रभुता के ऊपर एक सीमा है कि संसद ऐसा किसी भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूल ढांचे को खत्म करता हो। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक विवादों में ये सिद्ध किया है कि भारत के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च है और संसद संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसके अलावा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है। संघात्मक शासन व्यवस्था ग्रहण करने के कारण शासन की शक्ति या शासन का दोहरा रूप होता है। संघ की शक्ति अलग होती है, राज्यों की शक्ति अलग होती है और जो संविधान के द्वारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सूचियां निर्धारित की जाती है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ के पास होता है। राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास होता है। तो राज्य सूची के ऊपर संसद कानून नहीं बना सकती। विशेष परिस्थितियां हालांकि संविधान के अंतर्गत लिखी गई है, उन विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के ऊपर भी कानून बना सकती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से संसद संघ सूची के ऊपर ही कानून बनाएगी और संघ सूची के ऊपर जब कानून बनाएगी तो संसद की शक्ति, राज्य सूची के ऊपर संसद कानून नहीं बना सकती। तो ऐसा इसलिए है कि संसद को सर्वोच्च अपन नहीं कह सकते हैं कि उसकी सीमा के ऊपर संघात्मक शासन व्यवस्था एक रोक लगाती है और उस संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संसद की जो कानून बनाने की शक्ति है वो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित हो जाती है। ब्रिटेन के अंतर्गत एकात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया गया है और एकात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण करने के कारण वहां संसद के ऊपर कोई सीमा नहीं है कि संसद खाली संघ सूची पर कानून बनाएगी, राज्य सूची पर कानून नहीं बनाएगी। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई सीमा ब्रिटेन के अंतर्गत नहीं है, लेकिन भारत में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट है मूल अधिकार। संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों की मूल भावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 13(2) में
स्पष्ट रूप से ये घोषित किया गया है कि संसद के बनाए हुए ऐसे कानून जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, ये उस सीमा तक अवैध होंगे जिस सीमा तक ये मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो संसद ऐसा किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है। हालांकि मौलिक अधिकारों में संशोधन के अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन करने से संबंधित अधिकार संसद के पास नहीं है। तो संसद के ऊपर ये भी एक सीमा है कि संसद संप्रभु होकर चाहे जिस कानून का निर्माण करे, ऐसा संभव भारत में नहीं है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन। ब्रिटेन के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है। अमेरिका के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है और वो भी बहुत ज्यादा व्यवस्था है, और इसके अंतर्गत इसी कारण अमेरिका के अंतर्गत ये कहा जाता है कि संविधान वही है जो कि न्यायाधीश कहते हैं। भारत के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के कार्य क्या संविधान के अनुसार है या नहीं है, ये देखना न्यायपालिका का कार्य है। और ये देखना न्यायपालिका का कार्य है। इसी कारण न्यायमूर्ति बी के मुखर्जी ने ये कहा था कि ये देखना न्यायालयों का कार्य है कि कोई कानून वैध है या नहीं है। ये न्यायालय का कार्य है, ये संसद का कार्य नहीं है। कोई भी कानून संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है, ये न्यायालय की जो शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। तो संसद यदि संप्रभु होकर, सर्वोच्च होकर किसी कानून का निर्माण कर भी दे, तो न्यायालय को ये अधिकार है कि उसको ये देखे कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। यदि वो संविधान के अनुसार नहीं होता है तो उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहते हैं। और संसद ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक विवादों में, चाहे वो गोलकनाथ विवाद हो, चाहे गोपालनाथ विवाद हो, चाहे मिनर्वा मिल्स विवाद हो, संसद के कानूनों को अवैध घोषित करके न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अपना परिचय दिया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निषेधाधिकार। संसद के बनाए गए कानूनों के ऊपर, वो कानून विधेयक तभी बनते हैं जब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति को, हालांकि राष्ट्रपति परामर्श देने का अधिकार रखता है, लेकिन मंत्रिमंडल के या संसद के परामर्श को वो वापस भी लौटा सकता है। और यदि राष्ट्रपति उसको वापस लौटा देता है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटा सकता है। हालांकि संसद यदि दोबारा उसे पारित कर देती है तो उसे राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं, लेकिन फिर भी संसद की शक्ति के ऊपर ये एक सीमा है। इसके अलावा जो कुछ राजनीतिक परिसीमाएं हैं, राजनीतिक परिसीमाओं के अंतर्गत रहते हुए भी संसद किसी कानून का निर्माण कर सकती है। जैसे संसद ऐसे किसी भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो कि लोकमत के विरुद्ध हो, जो कि जनता के विरुद्ध हो। नेक्स्ट, संसद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए ही किसी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा संसद प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के निर्देशन में रहते हुए ही कार्य करती है, और प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग करवा सकता है, राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करवाने का परामर्श दे सकता है। तो इस शक्ति के आधार पर संसद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रहते हुए कार्य करती है, इसलिए वो हर एक प्रकार के कानून का निर्माण कर दे, ये संभव नहीं है। तो ये संसद की शक्ति के ऊपर विभिन्न प्रकार की सीमाएं हैं,
और ये विभिन्न प्रकार की सीमाएं होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि भारत ने हालांकि संसदात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है, लेकिन संसदीय संप्रभुता को उस सीमा तक ग्रहण नहीं किया है जहां की इंग्लैंड में है। भारत की अपनी परिस्थितियां हैं। भारत की अपनी परिस्थितियां होने के कारण भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लिखित संविधान है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। और न्यायिक पुनरावलोकन की भारत की अपनी परिस्थितियां होने के कारण भारतीय संसद को हम उस सीमा तक सर्वोच्च नहीं कह सकते जहां पर इंग्लैंड की संसद सर्वोच्च है। तो आज हमने भारतीय संसद की संप्रभुता के बारे में अध्ययन किया। संसद के बारे में और भी हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।